विवेक सुबह समय पर उठा नहीं तो रश्मि को चिंता हुई। उसने विवेक को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। रश्मि घबरा उठी। विवेक को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। रश्मि ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से विवेक को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। रश्मि और विवेक की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में रश्मि की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर लखनऊ के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, विवेक को सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। सोनू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा, माँ ने समझाने का प्रयास किया। रश्मि ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच विवेक की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतज़ाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी लखनऊ में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब रश्मि ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली रश्मि पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह रश्मि खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति की ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। रश्मि ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ। आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि कानपुर में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए उसने रश्मि से कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 3 से 4 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? रश्मि का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और रश्मि पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। रश्मि जब भी व्यतीत होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज़ लानी होती तो अंकित लेकर आता। रश्मि को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ़ के इन दिनों में 2 अजनबी एक बंधन में बनते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था, जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था।
एक दिन विवेक का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब अंकित ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन रश्मि ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता। और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं हैं तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे विवेक की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदहवास सी रश्मि ने अंकित को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो रश्मि जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। अंकित ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो अंकित का हाथ पकड़कर रूंधे गले से रश्मि इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है अंकित जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समस्या में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप हैं, जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर अंकित ने एक अलग ही नज़र से रश्मि की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। रश्मि के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि अंकित का साथ इस परेशानी के समय भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भाग दौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल अंकित के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन गुजरे और विवेक की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह रश्मि को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में रश्मि को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया है। अंकित ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ले जा सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी अंकित ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने रश्मि को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। रश्मि के साथ वह शमशान तक गया, फिर रश्मि को उसके घर छोड़ने गया। रश्मि लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अंकित समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी और तबीयत खराब होगी। तब अंकित ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। रश्मि के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर रश्मि को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। रश्मि को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब रश्मि थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी तो उसे अंकित की याद आई। अंकित उसके लिए अपनों से भी बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। रश्मि घबरा उठी। वह अंकित से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा न हो सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल और सांत्वना देकर वह वहाँ पर से वापस लौट गया। 2 दिनों बाद तक रश्मि थोड़ी सामान्य हुई और मौत के सदमे से उभरी तो उसे अंकित की याद आई। अंकित उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उससे फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। रश्मि घबरा उठी। वह अंकित से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा ना हो सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद ही आता रहा। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और अंकित का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर अंकित को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर अंकित कहीं नज़र नहीं आ रहा था।
थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे रश्मि की जान पहचान हो गई थी। रश्मि के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। रश्मि उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने अंकित को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। रश्मि दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वो हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको अंकित याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई है। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, अकेले है वह। मैं हूँ ना अम्मा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद रश्मि पूरे मन से अंकित के सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसे हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच अंकित की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है वह लिखकर हस्ताक्षर करना था। रश्मि कुछ पलों के लिए सोचती रही, फिर वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज़ थमाकर वह खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर अंकित की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक रश्मि ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात अंकित की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और अंकित को अपने घर ले आई। अंकित ने टोका तो रश्मि ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही घर होगा। मगर रश्मि, लोग क्या कहेंगे? लोगों को क्या है अंकित, जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया। अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। रश्मि ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन रश्मि ने जी भर कर अंकित का ख्याल रखा। हर तरह से उसे उसकी सेहत से पहले तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। रश्मि एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफ़ी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफ़र की कमी थी जिसे अंकित पूरा कर सकता था। उस दिन शाम रश्मि ने अंकित के हाथ थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने में उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफ़र के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है रश्मि कि अब यह बात कहना फजूल है। मतलब यह कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर और मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता। कहकर अंकित ने रश्मि को गले लगा लिया।